बैक टू माय चैनल सक्सेस मंत्रा बाय रिद्धि चंद्रा। तो आज हम करने वाले हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आपके लिए मैं 20 PYQs लेके आई हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एंड आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को जो है बढ़ाने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। तो पहला क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि विच ब्रांच ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स सीक्स टू एग्जामिन द फॉर्मल एंड द इनफॉर्मल मैकेनिज्म्स बाय विच पॉलिटिकल एटीट्यूड्स आर इनकल्केटेड। तो पहले क्वेश्चन समझो कि क्या बोल रहा है कि ऐसा कौन सा ब्रांच है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों मैकेनिज्म्स को जो है वो इंक्लूड करता है। तो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल पॉलिटिकल एटीट्यूड, देखो कीवर्ड्स है यहाँ पे। कौन सा है कीवर्ड? फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कहाँ यूज होगा? पहला हम यूज करते हैं कम्युनिकेशन के सेंस में, ठीक है। पॉलिटिकल एटीट्यूड, जब पॉलिटिकल एटीट्यूड की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हम सोसाइटी की बात करेंगे। एंड यहाँ पे सोसाइटी से मिलता जुलता वर्ड कौन सा है भाई? यहाँ पे सोसाइटी से मिलता जुलता वर्ड है हमारा पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। तो इसका आंसर होगा पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, एक ऐसा ब्रांच कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो बेसिकली एग्जामिन करता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मैकेनिज्म्स को, जहाँ पे पॉलिटिकल एटीट्यूड्स को वो इनकलकेट कर सके। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? Who among the following contended that political development is administrative as well as legal? ठीक है, कीवर्ड क्या है हमारा? पॉलिटिकल डेवलपमेंट को कौन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल बनाता है, ठीक है। अब पहले यहाँ पे देखो, सोरोकिन को तो आप लोगों में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे, तो उसको अभी छोड़ देते, ठीक है। टैलकॉट पार्सन को कितने लोग जानते हैं? सब लोग जानते होंगे, सोशियोलॉजिस्ट है, ठीक है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में इसका इसकी थ्योरी जो है उठाई गई है, सोशियोलॉजिस्ट जो है, ठीक है। तो टैलकॉट पार्सन को पहले हमें याद आ गया। वेबर को याद करते ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हमें याद आता है अच्छा ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी दी है इस बंदे ने, ठीक है। कहीं ना कहीं इसने लीगल की बात की है, एडमिनिस्ट्रेटिव की एडमिनिस्ट्रेशन की बात की है, इतना याद आया, ठीक है। रूस्टो को जब हम याद करते हैं इकोनॉमी अप्रोच में हमें याद आता है रूस्टो के स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अब हमें रूस्टो का पता चल गया भाई डेवलपमेंट, वेबर का पता चल गया एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। तो आंसर इसका हम क्या निकाल सकते हैं? ए और बी, दैट इज द ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ऐसे कभी कभी अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कोई क्वेश्चन का मैं आंसर कैसे निकालूं, तो जस्ट बाय नोइंग द थ्योरिस्ट का नाम या जस्ट बाय नोइंग द स्कॉलर्स का नाम मैं अपने आंसर को एक बार तुक्का मार सकते हैं। क्योंकि देखो रोस्टो जो है वो डेवलपमेंट की बात करता है, ठीक है, डेवलपमेंट की बात करता है ना। पॉलिटिकल डेवलपमेंट इज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल डेवलपमेंट। तो इसमें कौन बचता आपका? मैक्स वेबर। मैक्स वेबर तो होगा ही होगा आपका। एंड सोरोकिन को भी देख लेते हैं। तो सोरोकिन जो है वो क्या बात करेगा? सोरोकिन अगर किसी को पता हो कि सोरोकिन जो है वो एक सोशियोलॉजिस्ट है, ठीक है। एंड उनके जो आइडियाज है वो कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस करते हैं साइक्लिकल नेचर ऑफ सोशल चेंज को। कि सोरोकिन क्या बात करते हैं? साइक्लिकल नेचर ऑफ सोशल चेंज की बात करते हैं बेस्ड ऑन सोसाइटल वैल्यूज, नॉर्म्स, इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो है एडमिनिस्ट्रेटिव भी एंड लीगल डेवलपमेंट है। आप यहाँ पे मैक्स वेबर को बिल्कुल उठाना है एंड मैक्स वेबर के साथ आपको रुस्टो उठाना है, क्योंकि टैलकॉट पार्सन यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि वो सोशियोलॉजिस्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं कर रहा है वो, ठीक है। उसके बाद आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको बस एक आंसर बता देती हूँ कि ऐसे कौन से पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की में प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो उनका आंसर है रॉबर्ट वॉलपोल, जो कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में फर्स्ट एवर प्राइम मिनिस्टर हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के ऑल अराउंड द वर्ल्ड। आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वर एसोसिएटेड विद द इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच की बात कौन करेगा? पहले तो ये समझो, ओके। मैक्रेडिस किसी को याद है? रॉय सी मैक्रेडिस अगर किसी को याद है तो वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जो है गवर्नमेंट के टाइप्स की बात करता है, ठीक है। हरमन फाइनर, ठीक है, आपका कौन सा है? हरमन फाइनर, ठीक है। हरमन फाइनर जो है वो आपके जो है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के एक थिंकर है। एंड इसी के साथ साथ बी कहाँ पे आपका? बी है आपका दो जगह, एक है सेकंड के साथ बी डी एंड थर्ड है बी सी। तो सेकंड में क्या बोल रहा है? बी और डी एंड बी और सी। मैक्रेडिस होगा इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में क्योंकि वो तो गवर्नमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में पूरा वो उसका रहता है, स्टेजेस गवर्नमेंट की स्टडी करता है। तो
सी को एलिमिनेट कर दो तो आंसर क्या बचेगा, बी और डी, दैट इज द हरमन फाइनर एंड कार्ल फेडरिक। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट में, अरेंज द फॉलोइंग रेवोल्यूशंस इन द सीक्वेंस इन विच दे टुक प्लेस। ओके, क्या बोल रहा है ये, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी टेक इट। ओके, दिस क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग in following revolutions in the sequence in which they took place. ओके, सबसे पहले हमें समझते हैं इनकी डेट्स को। बोल्शेविक रेवोल्यूशन किसी को याद है कब आया था, 1917। ठीक है, 1917 में आया था। क्यूबन रेवोल्यूशन कब होगा, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कब हुआ था, 60s में हुआ था, तो क्यूबन रेवोल्यूशन भी कब आएगा, 60s के आसपास का है। ठीक है, चाइनीज रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड क्या होगा, 1940s होगा। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज द पुरितन रेवोल्यूशन। पुरितन रेवोल्यूशन को यहाँ पे ध्यान से सुनो, 17th सेंचुरी में जो है वो ब्रिटेन में होता है बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा हमारा पुराना है सबसे ज्यादा, डी, पुरितन रेवोल्यूशन। तो पुरितन रेवोल्यूशन जो है वो सबसे पहले आएगा। तो पुरितन रेवोल्यूशन से स्टार्ट होता हुआ कौन सा ऑप्शन है, डी से स्टार्ट होता हुआ एक है, तो पहले आएगा डी, पुरितन रेवोल्यूशन 17th सेंचुरी। आपका फिर आएगा सी, बोल्शेविक रेवोल्यूशन जो है आपका 1917 में। देन आएगा आपका क्यूबन रेवोल्यूशन, नहीं सॉरी, देन आएगा आपका चाइनीज रेवोल्यूशन। ठीक है, आपका चाइनीज रेवोल्यूशन आएगा, एंड देन आपका चाइनीज रेवोल्यूशन है 1911 में, एंड लास्ट है आपका बेसिकली द क्यूबन रेवोल्यूशन जो कि है 1953 का। याद कर लो इसको, पुरितन है 17 का, बोल्शेविक है 1917 का, क्यूबन है 1953 का, एंड द चाइनीज इज ऑफ 1911। तो ऑप्शन नंबर थर्ड होता है डी सी ए बी, इसको याद कर लो आप लोग। ठीक है, आते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन को समझने से पहले समझो, डेविड ईस्टन जो है वो एक ब्लैक बॉक्स की थ्योरी देते हैं। उनका ये मानना है कि एक सोसाइटी को समझने के लिए एक बॉक्स की तरह समझो, जहाँ पे आप कुछ इनपुट फंक्शंस डालते हो, वो जो है एनवायरनमेंट में जो है वो प्रोसेस होता है, कुछ फिर वो आउटपुट निकालता है अपने, फिर वो क्या होता है, कुछ फीडबैक्स उसको मिलते हैं सोसाइटी में, वो मैकेनिज्म्स के थ्रू फिर वो एक इनपुट फंक्शन बनता है, एंड फिर वो पूरा बॉक्स को वो डिफाइन करता है। अब यहाँ पे क्या पूछा हमसे कि उन इनपुट फंक्शंस का जो है वो सीक्वेंस बताओ। क्या पूछा हमसे क्वेश्चन, कि उन इनपुट फंक्शंस का हमें सीक्वेंस चाहिए। तो इनपुट फंक्शन क्या है, आलमंड एंड कोलेमन का यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम की बात की जा रही है। ठीक है, इनपुट फंक्शन इन द सेंस ऑफ आलमंड एंड कोलेमन का। आलमंड एंड कोलेमन जो है वो इनपुट फंक्शन कैसे बताते हैं, 4 इनपुट फंक्शन है। पहला है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, ठीक है, एंड रिक्रूटमेंट। दूसरा है आपका इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। तीसरा है आपका इंटरेस्ट एग्रीगेशन, एंड चौथा है आपका पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। तो इंटरेस्ट आपका जो पहला है सेकंड से शुरू होता हुआ, 2 से शुरू होता हुआ 2 है। ठीक है, 2 के बाद कौन सा आएगा, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के बाद इंटरेस्ट एग्रीगेशन, तो 2 के बाद 3 आएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 होता है आपका आंसर। 7th वाला क्वेश्चन में तो एकदम आपको कहते हैं ना, एकदम कीवर्ड मिल गया मुझे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात कौन करेगा, साइमन करेगा बात। रैशनैलिटी की बात करता है पीटर सेल्फ, हम जानते नहीं है, चलो हटाओ। वुडरो विल्सन बात करेगा, वुडरो विल्सन करेगा बात, वो तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा है। तो बच्चे कौन, चेस्टर बर्नार्ड। ठीक है, चेस्टर बर्नार्ड, फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव के लिए याद कीजिए इनको। ओके, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन में, who among the following argued that the realism is likely to remain the single most useful instrument in our intellectual toolbox। अरे बाप रे, इतनी भारी भरकम लाइन क्यों, कौन बोलेगा, सोचो कौन बोलेगा, सोचो 2 मिनट के लिए सोचो। रियलिज्म का नाम सुनते ही सबसे पहले हमें इनके गुरुजी याद आते हैं। गुरुजी कौन है, मॉर्गेंथो। तो मॉर्गेंथो क्या इतनी भारी भरकम लाइन बोलेगा, तो रियलिज्म ही एकदम सिंगल मोस्ट यूजफुल इंस्ट्रूमेंट है हमारे इंटेलेक्चुअल टूल बॉक्स में। बोल भी सकता है, मैं तो आप लोगों को हिंट दे रही हूँ, बोल सकता है कि नहीं बोल सकता, सोचो। अगर नहीं बोल सकता है तो मॉर्गेंथो को भी होल्ड पे रखता है। ठीक है, आते हैं ई एच कार पे। ई एच कार जो है वो लिखता है 20 ईयर क्राइसिस नाम की बुक। ठीक है, उसको भी होल्ड पे रखता है। फॉलिस्टी तुमने सुना नहीं है तो चलो छोड़ दो। बचता है स्टीफन वॉल्ट। तो जब भी कोई आपको इतना भारी भरकम स्टेटमेंट दिख जाए, या ऐसा कुछ दिख जाए स्टेटमेंट कि जब
आप जो है कंफ्यूज हो रहे हैं किसको क्या बोले, क्योंकि रिपीट हो चुके हैं बहुत बारी रिपीट हुआ है। तो हमेशा याद रखो कि यूज दी एलिमिनेशन टेक्निक, एलिमिनेट करना सीखो। अगर मुझे एक नॉलेज है, क्योंकि पढ़ के जाओ पेपर से पहले हर कॉन्सेप्ट को, हर थिंकर को पढ़ के जाओ, क्योंकि मॉर्गेंथो, कार, ये सब घिसे पिटे थिंकर हैं जो पेपर में आए बिना पेपर कंप्लीट नहीं है, ये मान के चलो। तो थिंकर्स पे कमांड बनाना सीखो अपना, ठीक है। तो थिंकर्स पे कमांड बनाओगे तो एलिमिनेट करने में आसानी होगी तुम्हें। तो यहाँ पे जो आंसर बनता है आपका वो है स्टीफन वॉल्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं असर्शन एंड रीजनिंग में। अरे बाप रे, ये वाले क्वेश्चन सभी बच्चों की बैंड बजती है, क्योंकि हम क्या करते हैं, कोडेड क्वेश्चन होता है, कोडेड क्वेश्चन का कोड तो हमें देखना नहीं है, ठीक है। वो एक एटीट्यूड होता है, इसी चक्कर में जो है आंसर वो गलत हो जाता है। आते हैं कोडेड क्वेश्चन पे, जो है 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है सुनो। Given below are the two statements, one labeled as assertion, other as reason, ठीक है। assertion and reason है। assertion क्या कह रहा है कि आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची एस्टैब्लिश करता है अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग इन all democratic organizations, including the political parties, which is done by a few leaders or a small elite group. Hold on, रुको, आगे बढ़ते हैं। रीजन क्या कह रहा है कि डिसीजन मेकिंग जो है एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिसमें नेसेसरीली इन्वॉल्व करना पड़ता है कि जहाँ पे रोल ऑफ फ्यू है हु फंक्शन ऑन बिहाफ ऑफ मेनी। पहले आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची दिया किसने है, मिशेल्स ने, रॉबर्ट मिशेल्स ने, ठीक है। आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची में रॉबर्ट मिशेल्स क्या बोलते हैं, रॉबर्ट मिशेल्स ये बोलते हैं कि ओलिगार्ची का मतलब है ग्रुप, कि कुछ एलीट ग्रुप होता है जो टुगेदर मिलके जो है पॉलिटिकल पार्टी हो, सोसाइटी हो, उसको गवर्न करता है, डिसीजन मेकिंग भी वही करता है, ठीक है, डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन से। क्योंकि अब इसको कनेक्ट करते हैं क्योंकि से, रीजन से, क्योंकि डिसीजन मेकिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है एंड इसलिए हमें इन्वॉल्व करना है कुछ ही लोगों को जो फंक्शन करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ मेनी। यही तो कह रहे हैं ऑरेन लॉ ऑफ ओलिगार्ची। तो क्या ए आर को एक्सप्लेन कर रहा है, तो आंसर विल बी बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर 1 आंसर आ गया आपका। चलिए आगे चलते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, फिर से असर्शन रीजनिंग है। पहला क्या बोल रहा है असर्शन, वो सुनो। मिलिट्री जो है प्रीडोमिनेंट है इन नॉन वेस्टर्न डेमोक्रेसी, ठीक है। बहुत भारी स्टेटमेंट है, इसको पढ़ो और 2 मिनट के लिए शांत हो जाओ। फिर रीजन पढ़ो। सोशल फ्रेगमेंटेशन एंड क्लीवेजेस largely contribute to political instability. Okay. Military is predominant in non-Western democracies. किसी भी एक नॉन वेस्टर्न डेमोक्रेसी का जो है नाम लो, कौन सी है नॉन वेस्टर्न डेमोक्रेसी, चलो चाइना का नाम ले लेते हैं, ठीक है। मिलिट्री इज प्रीडोमिनेंट, प्रीडोमिनेंट का पहले मतलब समझो क्या है। प्रीडोमिनेंट का मतलब क्या होता है, डोमिनेंट होता है, एक होता है प्रीडोमिनेंट। डोमिनेंट का मतलब है कि मिलिट्री जो है वो डोमिनेंट रही है, और प्रीडोमिनेंट का मतलब है मोस्टली या मेनली जो है वो नॉन वेस्टर्न कंट्रीज में मिलिट्री जो है वो प्रीडोमिनेंट रही है। तो क्या ये स्टेटमेंट गलत है या ट्रू है कि मिलिट्री मोस्टली हमें जो है वो डोमिनेंट जो है वो कहाँ दिखती है, नॉन वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में, कंट्रीज में। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, या क्या स्टेटमेंट असर्शन हमारा राइट है, ट्रू है? यस, हमारा असर्शन राइट है, क्योंकि मिलिट्री हम कहाँ पे देखते हैं, मिलिट्री रूल ज़्यादातर हम देखते हैं नॉन वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में, जहाँ पे डोमिनेंट वो ज़्यादा रही हैं। क्योंकि पे आता है सोशल फ्रैगमेंटेशन। सोशल फ्रैगमेंटेशन की सोसाइटी में जो इतनी ज़्यादा सोसाइटी जो इतनी ज़्यादा फ्रैगमेंटेड है, डिवाइडेड है, एंड क्लीवेजेस जो डिफरेंसेस हैं, उसके कारण पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आती है, ठीक है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है, इसलिए तो मिलिट्री आता है। पाकिस्तान का एग्जांपल याद करो, तो इसलिए आर ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए, ठीक है। अरे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, इसको अब सोचो कैसे करोगे। कोई बुक किसी को याद आ रही हो तो सोचो सोचो सोचो। मुझे एक बुक आती है इसमें से, जस्टिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, वो लिखी है डब्ल्यू ए रॉबसन ने, मुझे इतना पता है। क्या बी के 4 से मेरा क्वेश्चन क्रैक हो रहा है? हाँ हो गया मेरा क्वेश्चन क्रैक, ये लो थर्ड आ गया, बी का 4। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए का 3 क्या है, एन इंट्रोडक्शन टू एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बाय जेम्स हार्ट।
प्लीज़ इन क्वेश्चंस को आप कहीं पेपर पेन से अगर देख रहे हैं मेरी वीडियो को, पेपर पेन पे लेके इन क्वेश्चंस को मेरे साथ सॉल्व करो। पेपर में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करो कि हाँ कर लेंगे, पढ़ लेंगे, ऑनलाइन देख लेंगे, ऐसे मत करो। पेपर पेन लो एंड जितनी बार हो सके इन PYQs को अपनी नोटबुक में साइड बाय साइड लिखते जाओ, तो यू विल लर्न ऑल्सो। ठीक है, क्या बोल रहा है, एन इंट्रोडक्शन टू एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, बी के 4 से मैंने क्रैक किया। तो बी का 4 क्या है, जस्टिस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, WA रॉब्सन। ठीक है, तो बी का 4, तो ए का 3 क्या हो गया, एन इंट्रोडक्शन टू एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बाय जेम्स हार्ट। बी का 4 हो गया जस्टिस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बाय WA रॉब्सन। सी क्या है, कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बाय फ्रैंक J Goodenough। एंड द लास्ट इज द इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, AV डाइटी, जिन्होंने रूल ऑफ लॉ भी दिया है। ओके, आगे आते हैं। अरे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सोचो क्या होगा, सोचो। ग्रैनवेल ऑस्टिन, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ए का 3 है यहाँ पे कहीं, ओ भाई 2 में है, चलो आगे बढ़ो। ए का 3 से मिला मुझे एक, मैंने 2 को एलिमिनेट किया, पहला है फर्स्ट वाला एंड फोर्थ वाला। ठीक है, केसी वियर है क्वाजी फेडरल। ठीक है, बी का 1, तो मेरा आ गया ऑप्शन नंबर 3। तो मैं आगे भी देखूंगी, पर केसी वियर है क्वाजी फेडरल। सी का 2 क्या हो गया, एप्पल बाय फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। ठीक है, एंड द लास्ट जो है वो क्या है आपका, डी का 4 क्या है, आइवर जेनिंग एक्सट्रीमली फेडरल। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है गाइस कि ये क्वेश्चन मैंने देखा है हर पेपर में आया है। अभी तो लास्ट जनवरी वाले में भी आया, जनवरी वाले पहले से भी आया, उसके 2023 वाले में भी आया। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी मत इग्नोर करो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत रिपीट होता है। इस पर मैंने आपके इंपॉर्टेंट थिंकर्स एंड की कॉन्सेप्ट की वीडियो बना रखी है, उसको जाके देखो। पेपर में वो उससे मेरे को लगता है आपका हर बार उससे 1-2 क्वेश्चन टकराता है आपसे, तो वो वीडियो बिल्कुल भी इग्नोर मत करो। इंपॉर्टेंट थिंकर्स एंड की कॉन्सेप्ट जो है उसको देखो, इस टॉपिक को क्लियर करो, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे आते हैं। या दिस वन, एक्ट एंड प्रोविजन। तो पहला दिया हुआ है मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट, देन दिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। तो सबसे इजी मुझे कौन सा लगना चाहिए सोचो। तो पहले मैं चलती हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को हम लोग किस नाम से जानते हैं, चेम्सफोर्ड रिफॉर्म से। और यहाँ पे हम क्या देखते हैं, इसके की फीचर्स को याद करो। की फीचर्स क्या क्या है 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। पहला है डायरसी आ गई थी। ठीक है, डायरसी क्या है कि आपके जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे उनको आपने 2 चीज़ों में डिवाइड किया है, एक है ट्रांसफर जो कि आपका एडमिनिस्टर करेंगे इलेक्टेड मिनिस्टर, एंड एक होगा रिजर्व जो कि एडमिनिस्टर करेगा आपका गवर्नर। दूसरा है बाई कैमरलिज्म। बाई कैमरलिज्म है यहाँ पे, देखो क्या क्या है यहाँ पे, इंट्रोडक्शन ऑफ बाई कैमरल लेजिस्लेचर फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, तो यहाँ पे मुझे मिल गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में क्या हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में क्या हुआ था, फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था बाई कैमरल लेजिस्लेचर। तो डी का 1 से मेरे 2 ऑप्शन सॉर्ट होते हैं, फर्स्ट और थर्ड। आगे आते हैं। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी, मैंने उस पर वीडियो भी आप लोगों के लिए बनाई है, आप लोगों ने शायद उस वीडियो को देखा नहीं है, अदरवाइज आप लोगों की एकदम टिप्स पे होता अभी वो। 1909 में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी, उस इम्पॉर्टेंट चीज़ को सोचो कि वो हुआ क्या था कि सेपरेट रिप्रेजेंटेशन या सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम कम्युनिटी को मिल गए थे। ठीक है, तो डी का 1, ठीक है, डी का 1 एंड सी का 4, डी का 1 सी का 4 एंड होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए का 2 क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का आंसर है कंप्लीट इंपीरियल कंट्रोल बाय द सेक्रेटरी स्टेट फॉर इंडिया, याद कर लेना इसको भी। एंड बी का 3 क्या बोल रहा है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। 3 क्या बोल रहा है, इंक्लूजन ऑफ द नॉन ऑफिशियल मेंबर्स फॉर द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो बिल्कुल याद रखना कि गवर्नमेंट जो इंडियन आपका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का जो आया है उसमें आपका इंट्रोड्यूस हुआ है बाई कैमरलिज्म।
सी है जो इंडियन काउंसिल एक्ट है 19 सॉरी इंडियन काउंसिल में इंडियन गवर्नमेंट एक्ट है ये भी, सॉरी 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 माय मिस्टेक, इंडियन गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1909 का है, इसमें हुआ सेपरेट इलेक्टोरेट यूज, तो सी का 4 एंड डी का 1, सी का 4 डी का 1 ऑप्शन हो गया हमारा सॉर्टेड। आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस इज करेक्ट। हेबियस कॉर्पस जो हमारा वन ऑफ द रिट है कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर मेंशन अंडर आर्टिकल 32। ओके, हेबियस कॉर्पस क्या बोलता है पहले वो समझते हैं। हेबियस कॉर्पस ये कहता है अ रिट जो रिक्वायर होता है पर्सन को अंडर अरेस्ट टू बी ब्रॉट बिफोर अ जज और इनटू द कोर्ट especially to secure the person's release unless lawful grounds are shown for their detention। कि हेबियस कॉर्पस क्या कहता है कि आप अगर किसी व्यक्ति को आप अरेस्ट करते हैं तो उसका ये एक तरीके का ग्राउंड होता है कि आप उसको कोर्ट के सामने प्रस्तुत भी करेंगे। तो अब इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं। habeas corpus is correct. It can be issued to secure the release of a person who has been imprisoned by a court of law on a criminal charge. Wait करते हैं। It can be issued to interfere with the proceeding for the contempt by court of record or by parliament। ये आंसर होगा नहीं, कभी भी इसने ये बात नहीं की है, इंटरफेरेंस की कभी बात नहीं की है, तो सेकंड वाला ऑप्शन इज अ बिग नो। थर्ड पे आते हैं, द रिट इज अ वेरी पावरफुल सेफगार्ड टू द सब्जेक्ट अगेंस्ट आर्बिट्री एक्ट नॉट ओनली ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स बट ऑल्सो ऑफ द एग्जीक्यूटिव। फर्स्ट वेग स्टेटमेंट है, होल्ड ऑन। लास्ट क्या बोल रहा है, बाय दिस रिट द कोर्ट कैन ऑब्टेन नॉलेज ऑफ द रीजन अ पर्सन हैज बीन इम्प्रिजन्ड बट कैन नॉट सेट हिम और हर फ्री इफ द इम्प्रिजनमेंट इज अनलॉफुल। सो हेबियस कॉर्पस का सोचो कौन सा होगा। हेबियस कॉर्पस क्या है, बेसिकली एक लीगल प्रोसीजर है जहाँ पे आप रिपोर्ट बनाते हो किसी भी अगेंस्ट में अनलॉफुल डिटेंशन और इम्प्रिजनमेंट में। ठीक है, ये देखो ये वाला होगा आपका फर्स्ट वाला, क्योंकि देखो ये भी तो उठपटा ही बोल रहा है ना। इफ द नो फर्स्ट एंड फोर्थ में हम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, तो फिर से हम लोग पढ़ते हैं। बाय दिस रिट द कोर्ट कैन ऑब्टेन नॉलेज ऑफ द रीजन अ पर्सन हैज बीन imprisoned but cannot set him or her if the imprisonment is unlawful। कि but cannot set her him free, ये वाली स्टेटमेंट जो है वो पढ़ो दोबारा से। कि ये रिट क्या कहता है कि अगर कोर्ट को नॉलेज मिल रहा है रीजन की पर्सन को क्यों जेल में डाला गया है, बट कैन नॉट सेट हिम और हर फ्री, उसको जेल से निकालेंगे नहीं क्योंकि इफ द इम्प्रिजनमेंट इज अनलॉफुल, अगर इम्प्रिजनमेंट अनलॉफुल हो। तो थोड़ा अटपटा सा स्टेटमेंट है, आई विल गो विद ऑप्शन 1। ओके, आते हैं मैच द फॉलोइंग में अगेन। साइंटिफिक मैनेजमेंट टेलर एसएमटी के फादर है। ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी एज आई टोल्ड यू राइट नाउ ओनली मैक्स वेबर है। तो ए का 3 एंड सी का 4, ए का 3 एंड सी का 4, दिस वन थर्ड ऑप्शन, ए का 3 सी का 4। तो बाकी भी मैच कर लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट हेनरी फेयोल एंड द लास्ट वन इज ह्यूमन रिलेशन थ्योरी एल्टन मेयोनीज। हु इज द एडिटर एंड द ऑथर ऑफ द बुक पॉलिटिक्स एंड स्टेट इन इंडिया। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। आई डोंट नो मल्टीपल टाइम्स आई हैव रिपीट दिस, इवन आप लोगों को याद भी कराया मैंने। पॉलिटिक्स एंड स्टेट इन इंडिया किसने लिखी है बुक? एलिमिनेट करना सीखो, एलिमिनेट करो। एम एन श्रीनिवास लिखेगा, संस्कृताइजेशन लिखते, धर्मा कुमार को हटाओ, पॉलिटिक्स एंड स्टेट, तो उसका क्या काम है। अतुल कोहली भी स्टेट पे काम करता है बट उसने इस नाम की बुक नहीं लिखी है, तो बच्चे कौन है? जोया हसन। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। रिजर्वेशन ऑफ एससी एंड एसटी ट्राइब्स इन सर्विसेज आर प्रोवाइडेड अंडर। पहले आर्टिकल समझो, आर्टिकल 315 क्या कहता है। ओके, आर्टिकल 315 जो है बेसिकली वो पब्लिक सर्विस के लिए है। ठीक है, वो क्या कहता है वो मैं आपको समझाती हूँ। इट सेज दैट बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट में एंड स्टेट में वो एस्टैब्लिश करेगा, यूपीएससी जो है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो बेसिकली सर्विसेज को प्रोवाइड करेगा उसके अंडर में। ठीक है, आर्टिकल 315 ये कहता है।
जब बात करती हूँ मैं आर्टिकल जो आपका 335 जो है वो आपका क्या कहता है कि आर्टिकल 335 जो है वो एड्रेस करता है क्लेम्स जो कि एससी और एसटी का होता है रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट टू द सर्विसेज एंड पोस्ट प्रोवाइडेड अंडर। यही पूछा क्वेश्चन भी कि रिजर्वेशन जो है वो किसके अंडर जो है उनको प्रोवाइडेड रहेगा। इट इज आर्टिकल 335 होगा, ठीक है। बट 365 भी मैं आपको बता देती हूँ आर्टिकल 365 क्या। आर्टिकल 365 क्या कहता है आपका, आर्टिकल 365 कहता है कि अगर प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर प्रेसिडेंट रूल्स को अगर इम्पोज करा जाए स्टेट गवर्नमेंट में और फेल कर दे कंप्लाई करने डायरेक्शन गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि 365 जो है वो प्रेसिडेंट का कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट का बता रहा है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट जो है अगर रूल नहीं कर पा रही तो उस केस में जो है वो प्रेसिडेंट रूल जो है उसका एप्लीकेशन हो जाता है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट आर्टिकल 375 का जो आर्टिकल है वो क्या कहता है वो सुनो, कि हर कोर्ट अथॉरिटी एंड ऑफिसर का फंक्शन होता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि आपका जो है आप जो है वर्क करेंगे अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपका एक घेरा है जहाँ पे आपको वर्क करना है। तो ये जो रिजर्वेशन ऑफ एससी एंड एसटी इन सर्विसेज प्रोवाइडेड अंडर या होगा आर्टिकल 335 के अंडर। 315 जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी की बात करता है, भूलना मत बिल्कुल भी। 365 प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड एंड 75 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन फाउंडेशन की बात करता है इन द सर्विसेज। याद रखना। कॉन्सेप्ट ऑफ लीग ऑफ नेशन वाज कंसीव्ड इन द आइडियाज ऑफ, बहुत इजी क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट ऑफ लीग ऑफ नेशन कौन बताए बात करेगा भाई, कौन बात करेगा लीग ऑफ नेशन की, कौन कॉइन करेगा। कॉन्सेप्ट ऑफ लीग ऑफ नेशन कौन कॉइन करेगा, सोचो। ईएच कार करेगा, ईएच कार कब का है भाई, ईएच कार तो 20 ईयर क्राइसिस लिखता है। वो तो करेगा नहीं। कॉन्सेप्ट ऑफ लीग ऑफ नेशन जो है वो वुड्रो विल्सन ने अपने आइडियाज़ में कंसीव किया था, नेक्स्ट से वुड्रो विल्सन शेयर भी हम उसको बोलते हैं। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट नहीं होगा, रूजवेल्ट बहुत लेट का है। काइजर विलियम नहीं होगा क्योंकि जर्मनी से रिलेट करता है। ईएच कार बिल्कुल नहीं होगा, तो वुड्रो विल्सन होगा। तो आप लोगों के लिए आज मैं 20 क्वेश्चन लेके आई थी पीवाई क्यू। आई होप आप लोगों को पसंद आई होंगी मेरी वीडियो एंड मेरे क्वेश्चन भी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को फॉलो करिए। उसी के साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरी मेल आईडी पे। सो कीप लविंग, कीप लिसनिंग एंड डू वॉच ऑल माई वीडियोज। थैंक यू।